आप चोरी की है, आप उनका हाँ, बराबर वर्ड यूज करो। सबकी आवाज़ मीडिया नेटवर्क में आपका इस्तकबाल है। शहर औरंगाबाद में आज महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड की एक अहम मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग से पहले जिस तरीके की क़यास आराइयाँ या जो चीज़ें सामने आ रही थी, उससे ये साबित हो रहा था कि आज शहर औरंगाबाद में मुनक्किद होने वाली वक्फ बोर्ड की मीटिंग कहीं गैर क़ानूनी तो नहीं है, क्योंकि ये कहा जा रहा था क़ानूनी जानकारों और पंडितों की ज़बानी कि खालिद कुरैशी डिस्क्वालीफाइड कर दिए गए हैं। उन्हीं खालिद कुरैशी से आज सहाफ़ियों ने बातचीत की। मीटिंग में जो रवैया वक्फ बोर्ड के हुक्काम और ज़िम्मेदारान का था, ख़ुसूसन सीओ और वहाँ मौजूद मेंबरान का, तो वो बंद कमरे में मीटिंग ले रहे थे। ज़ाहिर बात है बंद कमरे ही में मीटिंग होनी चाहिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं प्रेस के सामने आना ही नहीं चाहते थे। सीनियर सहाफ़ियों के दबाव के बाद उन्हें झुकना पड़ा और प्रेस का सामना करना पड़ा। उसके बाद उन्होंने कहा कि 5 मिनट आप अंदर आइए और विजुअल तैयार कीजिए। इसके बाद खालिद कुरैशी ने 2 बजे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। वाज़ेह हो कि आज जुमा का दिन था और अक्सरियत वहाँ मौजूद सहाफ़ियों की जुमा की नमाज को जाना चाहती थी, लेकिन उन्हें ताख़ीर से नमाज़ पढ़नी पड़ी। खालिद कुरैशी ने इस बात को तस्लीम किया कि सीओ और डिप्टी सीओ इल्लीगल है, यानी गैर क़ानूनी है। जब उनसे घुमा फिरा कर सहाफ़ियों ने सवाल किया तो वो इस बात को तस्लीम करने पर मजबूर हो गए कि वक्फ बोर्ड के क़ानून में 95 वक्फ एक्ट और उसके तरमीम 2013 में आरजी सीओ का तसव्वुर ही नहीं है। देखिए खालिद कुरैशी ने क्या कहा, अपने ऊपर लगे हुए इल्ज़ामात के बारे में क्या कहा, वक्फ बोर्ड में जो धांधलियाँ चल रही है उसके बारे में इकरार किया। ये सब आप खालिद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखिए। के बारे में मैं नहीं आपको बात कर सकता हूं, क्योंकि हम लोग मेंबर्स ज्यादा हैं, सीईओ साहब है, स्टाफ है पूरा, तो मैं मेरे काम जो वक्फ बोर्ड में उसके लिए बोल सकता हूं आपको। नहीं, आज की मीटिंग के बारे में बताओ। हाँ, थोड़ा आपको बता सकता हूं। बाकी एक जनरल क्वेश्चन वक्फ बोर्ड नहीं काम कर रहा है, ये कर रहा है, जो क्वेश्चन आपके रहेंगे मैं उसका जवाब एज अ सिंगल मेंबर नहीं दे पाऊंगा जी। आज जो वक्फ बोर्ड की मीटिंग हुई इसमें क्या प्रपोजल थे और उसको जो है कितने मंजूर किए गए? देखिए अभी जो वक्फ बोर्ड की मीटिंग सुबह 11:30 बजे चालू हुई थी, आज के एजेंडा में अबाउट 45 पॉइंट्स हैं और अभी जो लंच टाइम हुआ है और नमाज के लिए जो हमने ब्रेक लिया है, तो अभी तक हमने 20 पॉइंट्स खत्म कर दिए हैं। अभी 25 पॉइंट्स अभी हमारी बाकी है। जो 20 पॉइंट्स आपने कंप्लीट किए उसमें कोई मेजर डिसीजन लिया गया, जजमेंट कोई जो है फैसला किया गया? देखिए वक्फ बोर्ड के जितने भी डिसीजन हैं सब मेजर होते हैं, जिसमें कि अभी हमने महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से एक लेटर आया था जिसमें कि उनको फुल टाइम सीईओ अपॉइंटमेंट करने के लिए नाम चाहिए थे, तो हमने वो नाम डिस्कस करके और वो नाम हमने एक नाम डिसाइड किया है और अभी वक्फ बोर्ड की तरफ से फुल टाइम सीईओ, परमानेंट सीईओ के लिए वो नाम महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा और वहां से अप्रूवल आएगी, तो बहुत जल्द इंशाल्लाह वक्फ बोर्ड को फुल टाइम सीईओ मिलेगा, जो कि मांग सबकी रही है। वो नाम अनीश शेख का है गालिबन। अब ऐसे क्वेश्चन का मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, नहीं दूंगा, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल बात है, हमारी मीटिंग की बात है। अच्छा ये बताइए, ऐसे कितने नामों पर गौर किया गया फुल टाइम सीईओ के लिए? फुल टाइम सीईओ के लिए गौर किया, करीबन 5 नाम थे। जो उसमें क्राइटेरिया है कि मुस्लिम ऑफिसर होना चाहिए, उसमें क्राइटेरिया होना चाहिए कि गवर्नमेंट का अंडर सेक्रेटरी का जो पोस्ट है वो होना चाहिए। तो इसमें बहुत सारे नुमाइंदे जो कम है हमारे पास, तो हमने 5 नामों को डिसाइड किया और एक नाम हम गवर्नमेंट को इंशाल्लाह फॉरवर्ड कर देंगे। उसका रेजोल्यूशन पास हो चुका है। आप खुद कानून के जानकार है, ये बताइए कि सीईओ साहब का जो टर्म गुजरा है वो इलीगल था। बाद लोग कहते हैं जैसे वक्फ मूवमेंट वाले कि वो इलीगल थे इसलिए कि पार्ट टाइम सीईओ थे वो, तो आप उनको रेगुलराइज करना चाह रहे हैं क्योंकि रिटायरमेंट है उनका 30 जनवरी को। देखिए जो ये सीईओ साहब अपॉइंट हुए थे इनको एडिशनल चार्ज दिया था और वक्फ एक्ट 1995 में कोई भी सीईओ का अपॉइंटमेंट एडिशनल चार्ज के साथ लीगल नहीं है। ये मैं एज अ पर्सनली एज एन एडवोकेट मेरा ओपिनियन है। उनके जितने फैसले वो सब लीगल नहीं है, फिर उनके खिलाफ ये उनके अपॉइंटमेंट के खिलाफ, एडिशनल चार्ज के अपॉइंटमेंट के खिलाफ 2 रिट पिटीशन पेंडिंग है। एक आपके औरंगाबाद बेंच में और एक बॉम्बे हाई कोर्ट के बेंच में पेंडिंग है।
लेकिन क्योंकि कोर्ट का फैसला नहीं आया था इसीलिए वो अपनी जगह पर थे। उनके बारे में ये कहा जाता है कि बहुत से उन्होंने एनओसीज जो है तो इशू किए हैं जो इलीगल है, उसको कुछ लोग चैलेंज भी करने की बात कर रहे थे। अगर ये जो अभी फिलहाल जो आप किसकी बात कर रहे हो ऑफिसर? सीओ साहब के आपके नाम बोलिए। शेख अनीस साहब जो है, ओके, एडिशनल अनीस शेख साहब पे जो एलिगेशन लगा रहे हैं ये तो इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए। मुझे भी इसका मालूम नहीं है कि उन्होंने एनओसी इशू किए हैं, पर मैं आज मुझे 3.5 साल के करीब होने आए एज अ वर्क बोर्ड मेंबर। हमने यानी मैंने एक मीटिंग छोड़ के बाकी सब मीटिंग अटेंड की। हमने कोई भी एनओसी इश्यू करने के लिए नहीं कहा है, हमने कोई भी सेल की एनओसी परमिट नहीं की है। तो अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया होगा तो आप उसका प्रूफ दीजिए, या जिनके पास ऐसी एनओसीज हैं जो अनीस शेख साहब ने अगर दी होंगी तो आप हमारे पास लाइए, स्टेट गवर्नमेंट के पास लाइए, हम उस पर एक्शन लेंगे। तो क्या ये सच है कि अनीस शेख साहब अभी रिटायर्ड हो रहे जून जनवरी में, तो उनको जो है 60 ईयर्स का जो है तो वक्फ बोर्ड में लॉ है, कानून है, तो उनको सेव करने के लिए गवर्नमेंट से आप पर दबाव था, आप लोगों पर जितने मेंबर्स है? देखिए, गवर्नमेंट से तो दबाव था कि आप अनीस शेख साहब को ही फुल टाइम सीईओ के लिए आप उनको ऐसे काम करें कि उनको फुल टाइम सीईओ अपॉइंट कर सकते, गवर्नमेंट कर सके, ऐसा हम पे दबाव था। यस। और जो है तो आप नहीं आने वाले थे, फिर किसी दबाव के तहत आप तशरीफ लाए मीटिंग में, ये भी कहा जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं किसी के दबाव में कभी कुछ काम नहीं करता हूँ। यस, सबके भाईचारे से सबके ओपिनियन लेता हूँ और फिर मैं अपना काम करता हूँ। मुझ पे कोई आने का दबाव था, न नहीं आने का दबाव। जैसा कि वक्फ बोर्ड के सीईओ के ताल्लुक से ये कहा जाता है कि डिप्टी कलेक्टर रैंक का ऑफिसर जो है तो मुस्तकिल सीईओ बन सकता है, तो क्या ये क्राइटेरिया अनीस शेख पूरा करते हैं? आपका सवाल वापस कीजिए। मतलब कम से कम वक्फ बोर्ड सीईओ के लिए डिप्टी कलेक्टर रैंक का ऑफिसर चाहिए, तो क्या इस क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं अनीस शेख? वो ये सवाल आप उन्हीं से कीजिएगा। तो वो तो सामना भी नहीं करते कभी प्रेस का, सैटरडे संडे, वो तो हम मेंबरों का सामना नहीं करते। हाँ। वो तो जो कंप्लेनेंट आते पूरे महाराष्ट्र भर के बेचारे बस से, रिक्शे से या कैसे ट्रेनों से आते हैं, औरंगाबाद आते हैं तो यहाँ उनको नहीं मिलते, वो मंत्रालय जाते हैं वहां नहीं मिलते, ऐसी बहुत सारी उनकी कंप्लेंट। तो फिर आप रेगुलराइज करना चाह रहे हैं? आप लोग करना कितना मुनासिब है ऐसे शख्स? किसने कहा रेगुलराइज? हाँ, आपने मुझसे सवाल किया कि क्या स्टेट गवर्नमेंट का प्रेशर था उनको रेगुलराइज करने का फर्दर, तो मैंने आपसे कहा यस, बहुत प्रेशर है कि उनको रेगुलराइज किया जाए। नहीं ये पर हाँ, जी जी, क्योंकि लोगों की बहुत कंप्लेंट्स थी उनके खिलाफ, क्योंकि लोगों की और मेंबरों की उनके खिलाफ बहुत कंप्लेंट्स थी, और क्योंकि उनका बर्ताव जो है बहुत एरिस्टोक्रेटिक बर्ताव है। जो एक गरीब आदमी वक्फ बोर्ड के ऑफिस जाता है कि वहां पे सीईओ हमारी बात सुने और वहां पे सीईओ हमारे कंप्लेंट पे एक्शन लेवे, तो ऐसा कुछ मैंने उनके अपॉइंटमेंट के बाद देखा नहीं। तो मैं भी नहीं चाहूंगा कि अनीस शेख साहब एज अ फुल टाइम सीईओ आए। उन्होंने डिप्टी सीईओ अपनी मर्जी का ही बना दिया। ठहरो मेरा एक मिनट सर, डिप्टी सीईओ का ऐसा है कि अगर आप 1995 की वक्फ एक्ट 100 रुपए की आती है, अगर आप खरीदेंगे और वो वक्फ एक्ट अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें डेप्यूटी सीईओ का अपॉइंटमेंट का क्लॉज ही नहीं है लॉ में। तो इन लोगों ने कैसे अपॉइंट किया है? मैंने ये कंप्लेंट मिनिस्टर साहब नवाब मलिक से की है, मैंने ये सीएम साहब से मैंने कंप्लेंट की है, मैंने ये सीईओ साहब से कंप्लेंट की है कि आप जो एक्ट में डेप्यूटी सीईओ का अपॉइंटमेंट का वजूद ही नहीं है, आपने एक शख्स को डेप्यूटी सीईओ बना दिया। वो डेप्यूटी सीईओ मिनिस्टर के बाजू में बैठा है और मैंने इंटरव्यू दे रहा है। आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी 24 नवंबर को, उसमें आपने देखा लेफ्ट में वो बैठे हैं डेप्यूटी सीईओ, राइट में सीईओ बैठे हैं एडिशनल चार्ज वाले, और मिनिस्टर साहब मीटिंग ले रहे हैं। मैंने इस पे कंप्लेंट की है, मैंने ऑर्डर मांगा है उनके अपॉइंटमेंट का, डेप्यूटी सीईओ का, जो ऑर्डर आज कम से कम 2 महीने होने को आए, मुझे ऑर्डर नहीं दे रहे। मैं एज अ मेंबर ऑफ द वक्फ बोर्ड मैंने आरटीआई से एप्लीकेशन कर रहा हूं, उसका भी वो लोग जवाब नहीं दे रहे कि उनका ऑर्डर क्या है, कौन सा ऐसा चांस से वो लोग दस्तूर लाए हैं कि जिसमें के महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड का डेप्यूटी सीईओ अपॉइंट कर रहे हैं, अल्लाह जाने। और ये वक्फ बोर्ड मुंतकली के ताल्लुक से जो है कोई प्रपोजल है अभी? क्या मुंतकली? वक्फ बोर्ड का ऑफिस शिफ्ट करने के मामले में ये देखो, ये वक्फ बोर्ड के हाथ में नहीं है, ये मिनिस्टर के हाथ में रहता है, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में रहता है। इसमें आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में शायद नवाब मलिक साहब ने इस पे खुलासा किया है कि वो वहां पे शिफ्ट कर रहे हैं। अगर मेरा कहना ऐसा है
क्योंकि मैं एक वक्फ बोर्ड मेंबर हूं और मैं महाराष्ट्र बीजेपी का माइनॉरिटी का लीडर हूं, तो मेरा ऐसा कहना है कि अगर वक्फ बोर्ड औरंगाबाद से बम्बई शिफ्ट होता है और अगर इसमें जो मुसलमान जो परेशान हाल है वक्फ बोर्ड से, जिनके काम सालों साल नहीं हो रहे हैं, जिनके वो छोटे छोटे एप्लीकेशन करते हैं कि हमें अपने कब्रिस्तान की दीवार बनानी है, उनको वो अप्रूवल नहीं मिलते, हमें एक स्ट्रक्चर बनाने वो अप्रूवल नहीं मिलते, अगर उनके काम और उनकी परेशानी बम्बई ऑफिस लाने से दूर होती है तो बेशक वो बम्बई ऑफिस लेके आवे, बेशक वो दिल्ली ऑफिस लेके जावे, बेशक वो हिंदुस्तान के कोई भी कोने में ऑफिस लेके जावे, पर गरीब मुसलमान और जो मुसलमान वक्फ बोर्ड से जुड़ा हुआ है वो उसका काम होना चाहिए। ये जो 500 प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला आपने दिए मिनिस्टर के ताल्लुक से, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिनिस्टर साहब ने आप पर फाइलें चोरी करने का इल्जाम लगाया था, 2 साल तक गैर कानूनी तरीके से अपने कब्जे में रखने का इल्जाम लगाया था, और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आपको नाअहल करार देने का कहा था। तो अब क्या कहेंगे आप इस पे? फिर आप कैसे आ गए यहाँ? ये सवाल तो आपको मिनिस्टर साहब को पूछना चाहिए कि खालिद कुरैशी ने कौन सी फाइल चोरी की है, आप वो बताइए। खालिद कुरैशी ने 2 साल फाइल कैसे रखी, उसका जवाब भी वो देंगे, और मैं आज यहाँ कैसे बैठा हूँ उसका जवाब भी वो देंगे। पर तभी भी आपने मुझसे सवाल किया तो मैं कहूँ मैंने कोई फाइल नहीं चोरी की है। मैं वक्फ बोर्ड का एक नुमाइंदा हूँ, एडवोकेट कैटेगरी का। वक्फ बोर्ड मुझे फाइलें भेजता था, सीओ भेजता था एक कवरिंग लेटर के साथ कि फला 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 फाइल आपको हम भेज रहे हैं। मैं उस पर रिसीव करता था और जब मैं उनको फाइल देता था तो मैं उसी के पीछे उनकी रिसीव लेता था। कोविड का टाइम आ गया मार्च से, तो 2-4 महीने में मेरे खुद के ऑफिस नहीं गया। पूरा महाराष्ट्र गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट और वर्ल्ड की गवर्नमेंट का लॉकडाउन चालू था, तो उस दरमियान अगर मैं फाइल उनको नहीं दे पाया तो इसका मतलब मैंने चोरी नहीं की। जो चीज मैं ऑफिशियली उनको रिमार्क मार के ले रहा हूं तो वो मैं चोरी कैसे? चोरी तो ऐसे होता कि मैं रात को औरंगाबाद आया, ताला तोड़ा, फाइल चोरी, उसको चोरी कहते। उन्होंने मुझ पर इल्जाम लगाया था, बहुत गलत इल्जाम लगाया था, और उन्होंने 8 दिसंबर को मुझे वक्फ बोर्ड से बर्खास्त भी कर दिया था। उसके बाद मैं हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट में मैंने रिट पिटीशन फाइल की और ऑनरेबल मिनिस्टर के खिलाफ हाईकोर्ट का स्ट्रिक्चर पास हुआ है। 4 लाइन का स्ट्रिक्चर है, मैं आपको ऑर्डर की कॉपी दे दूंगा। मैं तैयार नहीं था वो चीज के साथ अभी आपको देने को। और जो मुझे 8 तारीख को उन्होंने ऑर्डर निकालने का किया, उन्होंने को कोर्ट के सामने 22 तारीख को ऑर्डर वापस लेना पड़ा। तो अगर मैंने चोरी की होती है और मैंने कुछ गलत काम किया होता तो हाईकोर्ट से भी मुझे फटकार मिलती। तो मेरी तो रिट पिटीशन एक्सेप्ट हुई और इनको अपना ऑर्डर वापस लेना पड़ा। कोई फाइलें चोरी ऐसी नहीं होती है। आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या ये किसी दबाव तंत्र के तहत था या फिर क्या? आप क्या सोचते हैं इस मामले में? देखिए, एक नवंबर में इन्होंने कुछ एक मीटिंग रखी थी वक्फ बोर्ड ने, जिसमें इन्होंने बंबई के 2 एनओसी मैटर्स रखे थे। जो बिल्डरों ने जो प्लॉट वहां पे खरीदे, वहां पे टावर बना रहे हैं, तो ये जो आपके सीओ साहब है अनीश शेख साहब, इन्होंने वो एजेंडा में 2 एनओसी के मैटर डाल दिए थे। और मैं तो एडवोकेट हूं, मैंने पढ़ी तो इमीडिएटली मैंने उस पर ऑब्जेक्शन रेज किया। मैंने बोला आप क्या करा रहे हो, ये एनओसी मतलब सेल की एनओसी हमसे करवाओगे? तो मैंने ऑब्जेक्शन दिया। तो उन्होंने, फिर मैंने नवाब मलिक साहब से बात की तो उन्होंने वो एनओसी के मैटर उसमें से निकाले। तो बाकायदा एजेंडा है जिसमें उन्होंने 2 सेल की एनओसी डाली है और दूसरा एजेंडा जिसमें उन्होंने निकाली है। तो इसमें कौन इन्वॉल्व था, कौन एनओसी वो बिल्डर को देना चाह रहा था और कौन कर रहा था, उसके बाद मेरे ऊपर फिर इन लोगों ने इल्जाम लगाना चालू किया। वक्फ बोर्ड की 518 फाइलें गैर कानूनी तौर पर मुंबई मुंतकिल कर दी गई है, ये आरोप लगाया जाता है, क्या ये सच है? मुझे भी पता चला है कि वक्फ बोर्ड की कुछ बहुत सारी फाइलें इन लोग बम्बई ऑफिस पे लेके गए हैं और ना कोई मेंबर को बताया है, ना पूछा है। और इसका जवाब आप ऑनरेबल मिनिस्टर से, जो वक्फ के मिनिस्टर हैं, जो 7 फाइल के लिए मेरे पीछे पड़ गए और 500 कितनी फाइल का आप इल्जाम जो लगा रहे हो उसका स्टेटमेंट तो मैं नहीं इल्जाम लगा रहा हूँ, सारे लोग कह रहे हैं। हाँ, जो मैंने भी सुना है, काफी प्रेस वाले ऐसे कह रहे हैं, तो इसका जवाब तो वही दें। तो गवर्नमेंट जो है तो वक्फ बोर्ड को मजीद कमजोर करना चाहती है, एनसीपी कांग्रेस की। बचा क्या है? अब आज वक्फ बोर्ड कौन सा पावरफुल है, आप वो मुझे बताइए। क्या काम हो रहा है? लोग परेशान हाल है, सीओ साहब किसी की सुनते नहीं और जो गवर्नमेंट के ऑफिसर लोग हैं वो नहीं सुनते, गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर लोग हैं वो नहीं सुन रहे। क्या काम हो रहा है? तो औरंगाबाद में रह रहे हो, आपको ज्यादा मालूम है। वक्फ बोर्ड बदउनवानियों का अड्डा है, आप इस बात को मानते हैं? कोई काम बगैर पैसों के नहीं होता, ये इल्जाम लगाए जाते हैं। ये ऐसी कंप्लेंट उस पर बहुत आती है कि लोग पैसे मांग रहे हैं काम करने के लिए। अल्लाह करे ये सब झूठ
कंप्लीट। कई दिनों से चेंज रिपोर्ट और रजिस्ट्रेशन का अमल नहीं हुआ है वक्फ बोर्ड में, आप इस बात को मानते हैं? नहीं, काफी काम हुआ है वक्फ बोर्ड में चेंज। आज ही हमने मैं आपको बता दूं कि आज ही हमने नए रजिस्ट्रेशन 328 नए रजिस्ट्रेशन आज किए हैं। गैर कानूनी फरोख्त और बिक्री के बारे में वक्फ बोर्ड के मुलाजिमीन भी इन्वॉल्व है, ऐसे इल्जाम भी बीच में लगाए गए शहर में। अगर गैर कानूनी जो सेल और परचेस हो रही है, गलत एनओसी निकल रही है, इसमें अगर वक्फ बोर्ड का जो ऑफिसर है अगर वो इन्वॉल्व नहीं रहेगा और जो मेंबर जो बन रहे हैं जो कि रिकॉर्ड पे कह रहे हैं, आपने अगर आपके पास पता नहीं औरंगाबाद वालों के पास वो रिकॉर्डिंग आई भी नहीं है कि वो एक नए मेंबर जो बने हैं वो कह रहे हैं कि अरे वक्फ बोर्ड के काम लाओ और जो बचेगा आधा आधा ले लेंगे। मैं ताज्जुब कर रहा हूं कि आपके पास ऐसी रिकॉर्डिंग मुंबई में पूरे महाराष्ट्र में और इंडिया में घूम रही है और मैंने 1-2 रिपोर्टर से बात की तो कह रहे हैं हमें ऐसी रिकॉर्डिंग नहीं मिली। मुंबई की प्रॉपर्टी पे ज्यादा तवज्जो वक्फ बोर्ड के सीईओ और जो है तो वक्फ बोर्ड की, क्योंकि वो वहां पर मलाईदार प्रॉपर्टीज है और उसकी खुर्द-बुर्द बहुत हो रही है। यस, आपका ये इल्जाम सही हो सकता है। क्या आज की जो मीटिंग हुई है वो लीगल है या इलीगल है, क्योंकि इस पे ऑब्जेक्शन हो रहा है? देखिए, आज की जो मीटिंग हुई है, ये मीटिंग जो होती है वक्फ बोर्ड की, सीईओ बुलाते हैं और सीईओ बराबर एजेंडा बनाते हैं, मीटिंग का नोटिस देते हैं, जगह की बुकिंग करते हैं, मेंबरों को इनवाइट करते हैं। तो ये सब तो हुआ है। अब ये कहाँ तक ये मीटिंग इलीगल है, जो ऐसा इल्जाम उठा रहे हैं उनके पास ऑप्शन है, कंप्लेन करें, जाए रिट पिटीशन डाले कोर्ट में। अगर मीटिंग इलीगल है तो इसमें जो भी डिसीजन हुआ है उस पर जाके स्टे ले लें। जब सीईओ के बारे में जैसा कि वक्फ जो है वक्फ मूवमेंट वाले बोलते हैं कि सीईओ इलीगल है, क्योंकि जो है तो 1995 का जो एक्ट है और 2013 का जो अमेंडमेंट है उसमें परमानेंट सीईओ चाहिए, तो ये जो भी सीईओ के निर्णय है सब इलीगल है, फिर तो मीटिंग भी इलीगल है ना? सर, ये जो मैं एक्टिविस्ट की बहुत इज्जत करता हूं और मैं एक्टिविस्ट को सलाम पेश करता हूं मेरा, पर ये एक्टिविस्ट ये सिर्फ बोलते क्यों है? 1-1 साल से ये इनका अपॉइंटमेंट हो गया है और ये कह रहे हैं इनका अपॉइंटमेंट गलत है। एक रिट पिटीशन आप फाइल कीजिए, है ना फाइल, 25,000 रुपए का खर्च, उसमें ऑर्डर भी लाइए ना। अगर आपकी रिट पिटीशन तो कोर्ट आपको ऑर्डर देगा। उनका बोलने से क्या होता है? उनका ये कहना है कि गवर्नमेंट वो नहीं हो रही है, इंटरन गवर्नमेंट जो है तो अपना से दाखिल नहीं कर रही, ये कहना है वो लोगों का। तो गवर्नमेंट से दाखिल नहीं कर रही तो आप जज को कहिए कि देखो मैं वकील हूं इसलिए आपको ये बता रहा हूं, आपने रिट पिटीशन फाइल किया अगेंस्ट द अपॉइंटमेंट ऑफ द एडिशनल चार्ज सीईओ और आपको ऑर्डर नहीं हो रहा था, आप एप्लीकेशन कीजिए। गवर्नमेंट क्यों नहीं करी? हाँ, वो नहीं करेंगे और इनका टाइम निकल जाएगा, 1-2 साल 3 साल 4 साल गवर्नमेंट नहीं करेगी, 2-3 साल में अपना काम करके निकल भी जाएंगे। तो ये कोर्ट क्यों नहीं कर जा रहे? आज जो मीटिंग हो रही है खालिद भाई, इसमें अगर जो है वक्फ बोर्ड के हित के खिलाफ अगर फैसले लिए गए, आप चेयरमैनशिप में हो रही है आपकी, जाहिर बात है, तो ये उम्मीद कर सकते हैं सब लोग कि आज के जो फैसले होंगे वो निर्णायक होंगे, ईमानदाराना होंगे और बदगुमानियों से पाक होंगे और कायदे के चौखट में होंगे। एब्सोल्युटली, आज जो फैसले हो रहे हैं, आज जो मैंने आपको कहा 45 पॉइंट्स है एजेंडा में, जिसमें ऐसे लग रहा है कि लोगों का काम ये होना चाहिए और लोग इसमें परेशान हैं, वो हम अप्रूव कर रहे हैं। और जिसमें ऐसा लग रहा है कि मेंबर ज्यादा होने चाहिए थे, इस पे बराबर और ओपिनियन, इस पे बराबर टाइम, तो हमने वो चीज डिफर की। जैसे कि हमने इतनी 328 फाइल रजिस्ट्रेशन की हमने अभी पास की हैं। हमने कोई कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल बननी थी, उसका एप्लीकेशन था, वो हमने पास किया। किसी कब्रिस्तान में वो शेड बनना था, वो पास किया। तो अच्छे काम तो करेंगे। अगर कोई मेंबर मीटिंग में नहीं आ रहा है तो अच्छे काम तो बंद नहीं कर सकते, वो बोर्ड बंद नहीं हो सकता। और जिसमें ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये मेंबर के ज्यादा मेंबर होके बराबर से इसमें डिसीजन, पॉलिसी डिसीजन आना चाहिए इस पे, तो हमने डिफर किया। सर, आज कितने मेंबर हाजिर थे इस मीटिंग में? अभी हम लोग वक्फ बोर्ड में 4 मेंबर हैं। एक इम्तियाज काजी साहब है, एडवोकेट खालिद बाबू कुरैशी मैं हूँ, तीसरी रिजवाना आप है आपकी औरंगाबाद की, और चौथे डॉक्टर लांबे हैं। तो आज की मीटिंग में डॉक्टर लांबे ने अपना लेटर भेज दिया कि वो 4 हफ्ते तक उनका पर्सनल कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, वो आ नहीं पाएंगे। रिजवाना आपन ने उनको मेडिकल लीव का लेटर भेज दिया कि वो नहीं आ पाएंगे। तो हम लोग 2 मेंबर थे, इम्तियाज काजी साहब और मैं एडवोकेट खालिद बाबू कुरैशी। एक आखिरी सवाल है मेरा, कंप्लीट हुआ था आखिरी सवाल के हिसाब से? यस, कोरम कंप्लीट था आज की मीटिंग में? कोरम कंप्लीट है, इसीलिए मीटिंग ली है। एक बात यह है कि क्या आज की मीटिंग में अनीश शेख को, जो आप भी और सब लोग इलीगल सीईओ कहते हैं, उनको एक्सटेंशन मिलेगा? ये खालिद कुरैशी से सवाल है, एज ए चेयरमैन। देखिए, एज अ मेंबर मैं आपको इसका जवाब दूं, एज ए पर्सनल कैपेसिटी में दूंगा कि अनीश शेख साहब की इतनी मेरे पास कंप्लेनें आई हैं, इतने लोग परेशान हुए हैं
कि मैं पर्सनल कैपेसिटी में कभी नहीं चाहूँगा कि अनीश शेख साहब फुल टाइम CEO आए और फिर 2 साल और 3 साल और फिर लोगों को परेशान। तो दबाव में खालिद बाबू कुरैशी मिनिस्टर महोदय के दबाव में फैसला तो नहीं करेंगे? नहीं, मैं किसके दबाव में नहीं करूँगा, ऐसे आप किसका नाम ले लीजिए, लेकिन जो वक्फ बोर्ड के हित में होगा, जो महाराष्ट्र के मुसलमानों के हित में होगा, वो फैसला जरूर लूंगा। उसके लिए मुझे किसके दबाव में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी इंशाअल्लाह। कुरैशी साहब, अभी औरंगाबाद में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चल रहा है। औरंगाबाद शहर जो है तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत आया है। इस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत वक्फ बोर्ड की कई जायदादें जो है तो कारपोरेशन के कब्जे में चले जा रही है। कारपोरेशन उस पर इलीगल इमारतें बना रही है। हालांकि वक्फ बोर्ड के CEO ने नोटिस भी जारी किया इस सिलसिले में, लेकिन यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर जो है तो उसको खातिर में नहीं ला रहा है। खास गेट जो है तो उसकी नज़र हो चुका है। औरंगाबाद की 29 एकड़ ज़मीन जो जामा मस्जिद से मुल्हिक है, वहाँ पे भी अब कारपोरेशन की नज़र है। क्या कहेंगे वक्फ बोर्ड? अगर वक्फ प्रॉपर्टी पे कोई भी कब्जा कर रहा है, भले वो प्राइवेट बिल्डर हो, भले वो गवर्नमेंट हो, वक्फ एक्ट 1995 बहुत पावरफुल एक्ट है और जो भी CEO है वो बराबर से वो एक्ट का यूज करेगा तो इंशाल्लाह कोई वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी की तरफ आंख उठा के देख नहीं सकता है। और अगर गवर्नमेंट को जगह चाहिए तो बेशक गवर्नमेंट तो जगह ले सकती है, उनका पूरा कायदा है, कानून है, तो वो वक्फ बोर्ड को कॉम्पेंसेट करे और वो जगह ले वे लॉ के हिसाब से। जबरदस्ती तो कोई वक्फ बोर्ड में कुछ कर नहीं सकता। थैंक यू सर। एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे। जैसा हमने देखा है कि जब महानगर पालिका किसी का सरकारी जमीन से कब्जा होता है तो प्रशासन पुलिस प्रशासन के साथ लाल लश्कर के साथ को तोड़ देता है। आखिर क्या कारण है कि कई औरंगाबाद में वक्फ प्रॉपर्टी पे कब्जा है, बिल्डिंग है, वो कब तोड़े जाएंगी, उनके ऊपर कब इंसाफ मिलेगा? देखिए, ये बहुत आपका सवाल है। मैं भी ये चीज़ में बहुत परेशान रहता हूँ और इसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा, आपको मैंने पहले क्लियर कर दिया। चलिए, और आप चोरी की है, आप उनका हाँ, बराबर वर्ड यूज करो। हाँ। आपने चोरी की है, हाँ। ऐसा भी इल्जाम लगाया गया था। हाँ। और दूसरी बात, आपको आपका पद खारिज करने के लिए कुछ कार्रवाई जारी थी। हाँ, वक्फ बोर्ड के सिलसिले से, तो उसका एक्सप्लेनेशन दूं? जी देखिए, मैंने वक्फ बोर्ड की कोई फाइल ना चोरी की है ना दबा के रखी है। मैं एक एडवोकेट कैटेगरी का वक्फ बोर्ड का मेंबर हूं। मेरे पास वक्फ बोर्ड फाइलें भेजता है ओपिनियन के लिए, लीगल ओपिनियन के लिए। इस तरह ये वक्फ बोर्ड का लेटर हेड है और ये लिस्ट है जो फाइल मेरे पास भेजते हैं और ये मेरी यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट है। रिसीव्ड 7 फाइल्स दिख रहा है आपको ये सब? हाँ, ये कौन सी डेट का, आप डेट भी देख लीजिए ऊपर। ये है 29 जून 2019 का। ये लास्ट जो मेरे पास फाइल आई जिसका मंत्री जी ने आपसे बात की थी। तो अगर ये फाइल मैंने चोरी की है तो ये चोरी कैसे हुई? ये इनका लेटर हेड है, CEO की साइन है, मेरी साइन है कि ये फाइल मेरे पास आई है। अब जब ये मेरे पास मेरे लीगल ओपिनियन के लिए फाइल आई है तो मैं इसका लीगल ओपिनियन देता हूं, मेरे कन्वीनियंस के हिसाब से फ्री में देता हूं और मैं ये फाइल इनको वापस देता हूं। तो जब मैं इनकी फाइल वापस देता हूं तो मैं इसके पीछे जो ऑफिसर को फाइल देता हूं उसकी मैं साइन और रिसीव लेता हूं। तो यहाँ पे मैंने ये 7 फाइल, मैंने एक टाइम इनको ये फाइल की जरूरत थी 8वें महीने में तब दी और उसके बाद मैंने ये फाइल इनको सब ये दे दी, इनका रिसीव है। ये तो क्यों लेके जा रहे सर आप लोग फाइल? मेरे पास लेके नहीं जा रहे। मीटिंग में बात होती है कि ये यहाँ पे डिस्प्यूट चालू है तो ओपिनियन चाहिए कि इसमें क्या करना, तो ऑफिशियली भेजते हैं, कोई अनऑफिशियली नहीं आ रही है मेरे पास। और मैं मंगा रहा नहीं हूँ, मेरा कोई लेटर नहीं है कि मेरे पास ये फाइल भेजो। मीटिंग में बात हुई कि खालिद कुरैशी के पास भेज दो और मैं एडवोकेट हूँ तो ये फाइल इनको मेरे पास भेज रहे और ये मैंने इनको फाइल सब वापस दे दी। आप इसको क्लियर पढ़ लो। Received all balance files from advocate Khalid Babu Qureshi in good condition and all papers and no papers are torn। और ये उनकी साइन। ये पेपर मैंने नवाब मलिक साहब को भेजा हुआ था, उन्होंने पढ़े नहीं और आपके सामने उन्होंने फाइल चोरी करने का इल्जाम लगा दिए, जो उनको वो फाइल इल्जाम वापस लेना चाहिए। ये पेपर आप रख सकते हो, मैं लाया हूँ थोड़ी कॉपीज आपको बांटने के लिए।